नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वागत आपका। मैं हूं प्रियंका संभव। सबसे पहले कमोडिटी बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। ग्रीस की जनता ने बेल आउट पैकेज को रिजेक्ट कर दिया है। इसका असर पूरी दुनिया समेत कमोडिटी बाजार पर पड़ा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। का दाम $55 के भी नीचे फिसल गया है। ब्रेंट में $60 के नीचे कारोबार हो रहा है। हालांकि ग्रीस से सोने को कोई खास सपोर्ट नहीं मिल सका है, लेकिन कमोडिटी बाजार खुल गए हैं और जाहिर सी बात है ग्रीस में जिस तरह से चीजें पैन आउट हुई है इस पर नजर रहेगी। क्रूड हम देख रहे हैं 3501 गिरावट के साथ खुल रहा है MCX क्रूड, और गोल्ड 26,360 के स्तर पर खुल रहा है हरे निशान के साथ। सिल्वर 36,022 रुपए के साथ। इसमें हमें जरूर सिल्वर में हम देख रहे हैं सुबह से ही थोड़ी कमजोरी। नेचुरल गैस 176 रुपए 20 पैसे पर ओपन हो रहा है। मेटल में कॉपर 365 रुपए 50 पैसे लाल निशान के साथ खुल रहा है। सभी बेस मेटल में आज हमें प्रेशर देखने को मिल सकता है। निकल 752 रुपए लाल निशान के साथ खुलता हुआ नजर आ रहा है। हमने देखा कॉपर, निकल और अब एल्यूमिनियम ये भी लाल निशान के साथ 106 के आसपास इसकी ओपनिंग हो रही है। लेड भी कमजोर शुरुआत कर रहा है 111 के आसपास। जिंक में भी 127 रुपए 35 पैसे। हमने अभी तक देखा जितने भी खुले हैं मेटल के स्टॉक सभी लाल निशान पर है। सोया 3507 पर लाल निशान पर ये भी कारोबार कर रहा है। हालांकि मानसून की चाल सुधर रही है, ऐसे में एग्री कमोडिटीज पर खास नजर रहेगी। मस्टर्ड 4151 पर मंदी के साथ खुल रहा है। चना 4238 के भाव पर ओपन होता हुआ यहां नजर आ रहा है और आज चने में मजबूती देख रहे हैं। इसी तरह गेहूं में भी मजबूती है। 1515 के साथ गेहूं ओपन हो रहा है। धनिया 11,855 हरे निशान के साथ खुल रहा है। जीरा भी हरे निशान को मेंटेन करने में कामयाब है 15,970 पर जीरे की ओपनिंग। और हमारे साथ है मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के किशोर नारनी। गुड मॉर्निंग किशोर। ग्रीस का असर सबसे ज्यादा कच्चे तेल पर पड़ रहा है, क्या ये गिरावट और गहराएगी? कितनी चिंताजनक स्थिति में है हम अभी क्रूड को लेकर? आई थिंक क्रूड में फंडामेंटली तो वो मंदी है, काफ़ी टाइम से ओवर सप्लाइड मार्केट है और यहाँ पे डिमांड साइड कोई ऐसा कोई सपोर्ट मिल नहीं रहे। अभी ग्रीस के जो इम्पैक्ट है वो सेंटिमेंटल इम्पैक्ट है मार्केट के ऊपर, खास करके जो फ्यूचर्स मार्केट का सेंटिमेंट एज वेल एज उसके साथ साथ जो डॉलर का स्ट्रेंथ है, जो यूरो के सामने डॉलर स्ट्रेंथ है। सो मोस्ट ऑफ द ग्लोबल करेंसीज के सामने डॉलर स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है एज अ सेफ हेवन करेंसी। सो स्ट्रांगर डॉलर के वजह से भी जो प्रेशर है वो बने रहेगा। तो मेरे हिसाब से इवन आज के लिए भी अगर इन्वेस्टर्स इंट्राडे के लिए अगर देख रहे हैं तो आई थिंक 3560-65 के आसपास इसमें बिकवाली का मौका ढूंढना चाहिए और 3625 के आसपास का स्टॉप लॉस के साथ, और इंट्राडे टारगेट्स कैन बी क्लोज टू 3470 3460। ओके, हम क्रूड में लगातार कमजोरी देख रहे हैं और ये चिंता बढ़ा रही है क्योंकि पहले से ही ऑयल रिग काउंट में बढ़ोतरी को लेकर इसका असर भी हमें क्रूड में दिख रहा था। लेकिन शुक्रवार को यूएस मार्केट बंद थे, आज शाम को खुलेंगे, तब कच्चे तेल की चाल कैसी रह सकती है? किन लेवल्स पर आप नजर रखने वाले हैं? मैं आई थिंक 3560-70 के आसपास अगर थोड़ा सा भी इंट्राडे पुल बैक आता है, बिकॉज दिन भर में थोड़ा सा रुपी का कमजोरी होने का आशंका है। कमजोर रुपी के हिसाब से अगर थोड़ा सा भी सपोर्ट मिलता है तो इसमें हर रैली पे बिकवाली ही करना चाहिए। इंट्राडे में 3625 के ऊपर जाता है तो थोड़ा सा ट्रेंड स्ट्रांग बनते हुए नजर आता है, बट जब तक 3625 के नीचे रहेगा तब तक इसका मंदी का ही चाल होना चाहिए। और डाउन साइड में आई थिंक 3470 3480 का जो लेवल्स है बहुत अच्छे सपोर्ट्स दिख रहे हैं। प्रॉब्ली वहां पे एक बार जो शॉर्ट पोजीशंस के ऊपर प्रॉफिट ले लेना चाहिए। वैसे किशोर जी, WTI क्रूड $50 के नीचे जाता दिख रहा है, ऐसे में ब्रेंट में आप क्या स्तरों की उम्मीद कर रहे हैं? आई थिंक WTI आप देखेंगे तो 47.5 $47.4 के आसपास इसमें सपोर्ट्स है, तो वहां तक तो एक बार उम्मीद कर सकते हैं। और वही आप ब्रेंट का बात करते हैं तो 51.5 लेवल्स तक भी इसमें डाउन साइड का स्कोप लग रहा है। और रुपया फिर से लुढ़क गया, इस पर क्या नजरिया है?
ग्रीस का इम्पैक्ट तो एज अ सेंटिमेंटल फैक्टर सारे इमर्जिंग मार्केट करेंसीज पे रहने वाला है, और ग्लोबली बिकॉज ये फ्लाइट टू सेफ्टी जो कैपिटल है, जो यूरो रिलेटेड करेंसीज से जो डॉलर के ओवर कैपिटल जाएगा, तो डॉलर नेचुरली स्ट्रांग होता दिखेगा बिकॉज एज अ सेफ हेवन करेंसी। सो एज अ स्ट्रांगर डॉलर इमर्जिंग मार्केट करेंसीज के सामने भी डॉलर स्ट्रेंथ होते हुए दिख रहे हैं। तो आई थिंक 64-10 के आसपास तक हम लोग शॉर्ट टर्म में डिप्रिशिएट कर सकते हैं। तो आई थिंक इवन करंट लेवल्स में भी एक बार डॉलर खरीद के चल सकते हैं 64 का टारगेट्स के लिए। सोने को काफी करीब से वॉच किया जा रहा था, इसमें कोई खास सपोर्ट अभी हमें नहीं दिख रहा है, शुरुआती बढ़त भी खत्म हो गई है, इस पर क्या नजरिया है सर आपका? आई थिंक सोना एज अ फंडामेंटल फैक्टर्स, आपको यूएस का स्ट्रॉन्गर इकोनॉमी, यूएस का ग्रोथ देखते हुए तो सोना का मंदी होना जायज़ है। और कुछ लोग ऐसा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ग्रीस का प्रॉब्लम और एग्रीवेट हो जाए तो एक नीजर्क रिएक्शन आ सकता है, बट मुझे नहीं लगता है बिकॉज यूरोपियन कंसर्न्स नहीं है अभी, तो ये सिर्फ ग्रीस तक आइसोलेट हो सकता है। अगर ग्रीस यूरोजोन से बाहर चले जाएगा तो आई थिंक यूरोजोन इज बेटर ऑफ विदाउट ग्रीस। और दूसरी साइड है कि स्ट्रॉन्गर डॉलर जो है वो नॉर्मली कमोडिटीज के ऊपर थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो स्ट्रॉन्गर डॉलर के सामने वीकर गोल्ड भी होता है। तो आई थिंक यहाँ पे मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स, वीकर रूपी, स्ट्रॉन्गर डॉलर, मोस्ट ऑफ द फैक्टर्स अपने आप न्यूट्रलाइज होते हुए दिख रहे हैं। और मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा रेंज बाउंड से स्लाइटली मंदी का और इशारा कर रहे हैं। प्रॉब्ली आज के लिए अगर देखें तो 26,280 के आसपास का लेवल तक भी इसमें गिरावट देख सकते हैं। एक तरह से मार्केट ने ग्रेग्जिट की तैयारी कर ली है, मेंटली प्रिपेयर कर लिया, लेकिन बेस मेटल्स में आज हम देख रहे हैं भारत में सारे बेस मेटल्स खासा दबाव के साथ खुले हैं। आज के लिए आप क्या सलाह देना चाहेंगे बेस मेटल्स में सर? आई थिंक इसमें अगेन थोड़ा सा अगर रैलीज मिलता है, बिकॉज अगेन सुबह के सेशन में रुपी के कमजोरी की वजह से थोड़ा सा सपोर्ट्स मिल सकता है, बट जैसा जैसा इवनिंग सेशन में जाएंगे तो हम लोग इसमें जो कमजोरी है वो वापस आ जाएगा। और इंट्राडे में मैं एक बार कॉपर बिकवाली करने का सलाह दूंगा 369 के आसपास, 372 हाफ का स्टॉप लॉस रहेगा, और इंट्राडे के लिए 363 के आसपास का टारगेट्स के लिए। थैंक यू किशोर जी हमारे साथ इस कमोडिटी अपडेट के लिए। इसी के साथ आपसे इजाजत यहीं पर लेते हैं, लेकिन आपको बता दें कि जानकारों को एग्री कमोडिटी में भी कमाई के मौके दिख रहे हैं। एंजल कमोडिटी के मुताबिक एनसीडेक्स पर कैस्टर सीड की जुलाई वायदा में 4,020 रुपए पर बिकवाली करें, नीचे में भाव 3,940 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 4,060 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाना होगा। दूसरी कमोडिटी सोया तेल, इसके अगस्त वायदा में 588 रुपए पर बेचे, नीचे में 569 रुपए तक गिर सकता है। इस सौदे में आपको 591 रुपए के स्तर पर स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। तो फिलहाल हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आगे आपके लिए लेकर आएंगे इंडियन ट्रेडिंग लीग का अपडेट। एक नजर बाजारों में डाल लेते हैं। आज हमने देखा दबाव के साथ खुले भारतीय बाजार, और ग्रीस ने जिस तरह से अपने रेफरेंडम में वोट किया है इसका इंतजार भी था भारतीय बाजारों को, लेकिन वो दबाव अब थोड़ा सा कम होता हुआ। लेकिन सेंसेक्स में हम 223 अंकों की गिरावट देख रहे हैं, 27,000 के आसपास, 27,800 के आसपास सेंसेक्स फिलहाल कारोबार कर रहा है। निफ्टी में 63 अंकों की कमजोरी देखने को मिल रही है, और इसके साथ ही 8,426-25 के आसपास ट्रेड कर रहा है। लेकिन सुबह एक वक्त में हमने से 8400 के आसपास भी देखा था। मिड कैप भी आज दबाव में है, ब्रॉड मार्केट में काफी जगह पे नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है, और इसलिए मिड कैप भी 33 अंकों के नुकसान के साथ 13,246 पर कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी में 223 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिल रही है, और ये गिरावट बाजार में ट्रांसलेट होती हुई नजर आ रही है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो पर अगर नजर डालें तो एनएसई पे 496 शेयर हैं जो बढ़ने वाले हैं, तो गिरने वाले 814 शेयर हैं, यानी फिलहाल ये डिक्लाइंस की तरफ है ये आंकड़ा। ज्यादा शेयर हैं जो गिर रहे हैं, और यही देखिए 1005 शेयर हैं जो लाल निशान पर कारोबार कर रहे थे, 105 शेयर हैं जो बढ़ रहे हैं इसके मुकाबले। यानी
ये काफी गहराता हुआ आंकड़ा है और कुछ मेजर लूजर्स आज के ट्रेडिंग सेशन में अभी तक वेदांता, एनएमडीसी, टाटा स्टील और आईसीआईसीआई बैंक सबसे आगे नजर आ रहे हैं, जो कि निफ्टी के लूजर्स के तौर पर अभी नजर आ रहे हैं लाल निशान पर। सीएनबीसी आवाज हमेशा आपको निवेश करने के लिए उत्साहित करता है, क्योंकि हमारा ये मानना है कि पैसा हाथ का मैल नहीं, आपके चेहरे की रौनक है। फाइनेंशियल लिटरेसी की हमारी मुहिम में हम लोगों को फाइनेंशियल सिस्टम से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इसी मुहिम को आगे बढ़ा रहा है इंडियन ट्रेडिंग लीग। अपडेट के लिए सीधा चलते सीनियर एडिटर नीरज वाजपेयी के पास। जी बिल्कुल, बाजार किधर भी जाए लेकिन इंडियन ट्रेडिंग लीग के जो धुरंधर है वो जबरदस्त कमाई यहां पे लगातार करते रहते हैं और इसीलिए ट्रेडर्स का लीग हो या विमेंस लीग हो या कमोडिटी लीग हो, सब में जबरदस्त है। देखते हैं सब क्या इस समय की स्थिति क्या चल रही है और कौन सबसे आगे की अब तक की जो बाजी मार के निकलते हुए दिखे। तो राजेंद्र को आप देखिए 132% का वोपिंग रिटर्न्स इन्होंने कमाया है और ये विनर बन के सबसे पहले उभरे हैं। विमेंस वाले लीग में डालते हैं नजर कि वहां पे कौन सबसे आगे चला है। जो महिलाओं का लीग था, तो अगर उस पे अगर आप नजर डालेंगे तो वहां पे रजनी बंसल ने 64% के भारी रिटर्न के साथ नंबर 1 की पोजीशन बनाई है, ये उसकी विनर रही हैं। वहीं अगर आप विमेन में जो रजनी बंसल है उनके नीचे अगर आप देखेंगे तो ज्योति ने भी 56% के शानदार रिटर्न, लेकिन थोड़े से रिटर्न से कम से वो नीचे रह गए। और कमोडिटी में भी आनंद मिलन जो है वो नंबर 1 की पोजीशन पे निकल के आए और उन्होंने भी 86% की भारी कमाई यहां पे करी है। लेकिन आज के विनर्स के बाद चलते हैं, बात करते हैं राजेंद्र पालीवाल जो नासिक से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेंद्र जी, बहुत बहुत बधाई आपको सबसे पहले दो और स्वागत है आपका कि एक शानदार रिटर्न आपने कमाया। 132% का मुनाफा जो निश्चित तौर पे बहुत बड़ा है। 50,000 आपने लगाया और 65,855 रुपए का मुनाफा आपने कमाया। कैसे कर पाए आप ये और थोड़ी सी अपनी स्ट्रेटजी बताइए, क्या स्ट्रेटजी लेके चले जिससे इतना शानदार रिटर्न मिला आपको? लास्ट वीक में सर मैंने एसकेएस माइक्रो फाइनेंस एनबीएफसी में कॉल ऑप्शन बाय की थी और कैनरा बैंक की कॉल ऑप्शन, ये दोनों जो शेयर है इसमें मुझे अच्छा मुनाफा हुआ और उसकी वजह से मैं इतना रिटर्न कमा पाया। आपको ऐसा लग रहा था क्या कि मार्केट धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और ये ग्रीस वाला इवेंट आएगा उससे पहले मार्केट एक बार 85 की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा, इसलिए आपने ज्यादातर कॉल लेके रखे थे? यस, मंडे को जो है मार्केट जो है वो नीचे खुला था, लेकिन वहाँ पे मार्केट सपोर्ट ले रहा था, उसके नीचे जा नहीं रहा था। तो एसकेएस माइक्रो फाइनेंस बहुत दिनों से एक रेंज में ही ये था, तो उस दिन उसने ब्रेकआउट दिया तो एक ही दिन में उसमें मुझे अच्छा मुनाफा हुआ और उसके बाद कैनरा बैंक में भी अच्छा मुनाफा हुआ पीएसयू बैंकिंग में। तो बहुत बहुत बधाई। मात्र 25 साल के हैं ये, बहुत ही यंग जिसको कहा जाएगा ट्रेडर है और इतनी शानदार कमाई 132% की कमाई करके दिखाया इन्होंने, जो डेफिनेटली एक बहुत ही अच्छा रिटर्न कहा जाएगा। और बहुत शुभकामनाएं और बधाई और लगे रहिए और ज्यादा कमाई दिखाइए। लेकिन विमेन्स लीग में भी पीछे नहीं है। रजनी बंसल के पास चलते हैं, मंडी गोविंद नगर पंजाब से। रजनी जी, बधाई बहुत बहुत। कैसे किया आपने इतना शानदार निवेश? थैंक यू, नमस्कार सर जी। सर मैंने 7950 पे कॉल्स बाय की थी और मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद थी, टेक्निकली चार्ट ऊपर ही जाने को कह रहे थे, तो मैंने इसलिए अभी मैं कैरी कर रही हूँ अपनी पोजीशन। ओके, आगे मैं पोजीशन आप कैरी कर रही हैं? मैं निफ्टी में पोजीशन कैरी कर रही हूँ, बट मैं साथ में थोड़ी सी पुट्स लेके हेज की हुई है मैंने अपनी पोजीशन, कुछ परसेंटेज टोटल इन्वेस्टमेंट का कुछ परसेंट में हेज करके चलती हूँ पुट्स के साथ। ओके, तो आज की जो हल्की सी गिरावट है इससे डर नहीं लग रहा? नहीं सर, इससे पुट्स बड़ी है ना। ओके, तो मेरी पुट्स हाई उससे है, मैं उसको पुट की पोजीशन से निकल जाऊंगी और कॉल की पोजीशन में बनी रहूंगी। तो ये तो एक थोड़ा फंडामेंटल ग्रीस के कारण वीकनेस है, अदरवाइज टेक्निकली चार्ट बुलिश ही है, तो मैं बुलिश ही हूँ मार्केट में। ओके, तो दिन के दौरान कितना वक्त देती हैं आप ट्रेडिंग को? मैं ट्रेडिंग को 4 से 5 घंटे दे देती हूँ सर। 4 से 5 घंटे ट्रेडिंग के, डेफिनेटली, तो इसीलिए शानदार रिटर्न। इसके अलावा भी कुछ और करती हैं या फुल टाइम ट्रेडिंग? नहीं, फुल टाइम ट्रेडिंग। आई एम अ हाउस वाइफ। ओके, हाउस वाइफ है। देखिए, ये एक जबरदस्त चीज है, हाउस वाइफ है लेकिन 5 घंटे डिवोट करती है और शानदार रिटर्न कमा के दिखाती है। एक इंस्पिरेशन है बाकी लोगों के लिए भी जो ये देख रहे हैं। रजनी, बहुत शुक्रिया आपको हमसे बात करने के लिए और बहुत बधाई एक बार फिर से आपको। तो ये एक उदाहरण है कि आप अगर मन लगा के करते हैं और अच्छे से ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाते हैं तो शानदार कमाई कर सकते हैं। आप भी कर सकते हैं। आईटीएल के जरिए
जो कमाई करेंगे उसके अलावा भी 1 करोड़ तक का इनाम आप जीत सकते हैं। हिस्सा लेने के लिए आपको सिर्फ ये करना है कि indiantradingleague.com पे जाके अपने आप को रजिस्टर करना है। इसमें आपको ट्रेडिंग के लिए कम से कम 25,000 रुपए की एक डिपॉजिट मनी यहाँ पर रखनी होगी। इसके ऊपर आप चाहें जितनी बड़ी रकम लगा सकते हैं। और आपको ये भी बता दें कि यहाँ अगर आप ट्रेड करते हैं तो आपको कितना भी बड़ा ट्रेड हो, आपको ब्रोकरेज की वजह में सिर्फ 20 रुपए देने हैं। और जो डिपॉजिट आप रखते हैं उसमें शेयर भी रख सकते हैं, आप सिर्फ कैश नहीं ले सकते। तो केवल 20 रुपए की ट्रेड कितना भी बड़ा हो, शानदार कमाई, शानदार इनाम जीतने का मौका। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और भारतीय बाजारों में कमजोरी है लेकिन बहुत ज्यादा दबाव नहीं। 3/4% के आसपास की कमजोरी के साथ सेंसेक्स निफ्टी इस समय कामकाज करते हुए निफ्टी 60 अंक के आसपास की कमजोरी के साथ 8425, तो 8400 का लेवल्स हमने कन्विंसिंगली डिफेंड कर रखा है। और बहुत ज्यादा प्रेशर इसलिए नहीं कह रहा हूं मैं क्योंकि लगातार आपको याद होगा बीते हफ्ते मोमेंटम था। ऑलमोस्ट 8500 के किसिंग डिस्टेंस पर हमने जाके फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन एंड करा था और वहां से बहुत ज्यादा अनवाइंडिंग का प्रेशर नहीं है। ये अच्छी बात। बैंक निफ्टी लेकिन 1.25% के आसपास की कमजोरी के साथ कामकाज करता हुआ, तो एक हेवी वेट है जिसमें अच्छे खासा प्रेशर है। इसका मतलब है बाकी पार्ट्स, बाकी कॉन्स्टिट्यूएंट जो है उसमें इतना ज्यादा प्रेशर नहीं है। अदरवाइज 35 से 40% के आसपास बेंचमार्क्स में ध्यान रखें, बैंक से कंट्रीब्यूशन है। उस तगड़ी कमजोरी के बावजूद 3/4% के आसपास के दबाव के साथ इस समय कामकाज। इनफैक्ट मार्केट ब्रेथ भी अब बहुत ज्यादा वीक नहीं है। शुरुआती ट्रेंड्स बड़े वीक नजर आ रहे थे लेकिन अब 1:1.5 यानी कि हर 2 बढ़ने वालों के सामने महज 3 स्टॉक्स ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। और ये धीरे धीरे देखिए कमजोरी वाले शेयर्स अब हरे निशान की तरफ कन्वर्ट होते हुए, तो वो दिखा रहा है कि भारतीय बाजारों का मूड इंप्रूव होता हुआ लो लेवल से एक रिकवरी देखने को मिल रही है। चलिए, लेकिन आपके तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व करने के लिए आज हमारे साथ आरके ग्लोबल के राकेश बंसल और जियोजीत BNP पारिबा के गौरांग शाह जुड़ रहे हैं। जेंटलमैन, आप दोनों का ही स्वागत है। राकेश, सबसे पहले आप क्या करना चाहिए सर? क्या लग रहा है मार्केट्स में? 8425 के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है, क्या लगता है वापस से 84-85 तक के जोन तक भारतीय बाजार जाते हुए नजर आएंगे? खरीदारी करने की हिम्मत, या इस समय प्रेशर के साथ ही कामकाज होगा तो शायद बिकवाली करने के मौके? गुड मॉर्निंग आशीष जी। आशीष जी, मार्केट का रुझान तो क्लियरली पॉजिटिव है। निफ्टी पे मेरा ऐसा मानना है 8370 एक क्रिटिकल सपोर्ट है। जब तक मार्केट इसके ऊपर है, ट्रेंड क्लियरली इंटैक्ट है। अगर निफ्टी 8370 के लेवल्स क्लोजिंग बेसिस पे तोड़ता है तब मार्केट के अंदर करेक्शन गहरा सकती है। अदरवाइज एज ऑफ नाउ देखें तो बाय ऑन डिक्लाइंस की रणनीति अपनानी चाहिए। कुछ इंडेक्स के स्टॉक जैसे कि मारुति काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, हीरो मोटरकॉर्प, कोटक महिंद्रा बैंक काफी अच्छे लग रहे हैं। और आज इन दोनों स्टॉक्स में मारुति और हीरो मोटरकॉर्प स्लाइड करेक्शन के साथ ट्रेड कर रहे हैं। मेरा ऐसा मानना है इस करेक्शन को यूटिलाइज करना चाहिए बाइंग करने के लिए। ओके गौरांग, आज सुबह जब आपसे मेरी बातचीत हो रही तो आपने कहा था वैसे भी प्रेशर नहीं होगा, लो लेवल से शायद रिकवरी देखने को मिले, बहुत ज्यादा पैनिक देखने को नहीं मिलेगा। क्या लग रहा है सर? लेकिन अब क्या अपसाइड कैप्ड है? 8500 के बियॉन्ड जाना बड़ा मुश्किल काम होगा। और जैसे जैसे फ्लूइड सिचुएशन है क्योंकि ग्रीस की जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे, आज गवर्निंग काउंसिल की बैठक, कल ECB की मीट, बाजार में लगातार नर्वसनेस बढ़ती हुई नजर आ सकती है। शुक्रिया आशीष। आज सुबह सुबह ही हमारी आपसे बात हुई थी और ये जताया था कि गिरावट काफी सीमित हो सकती है बाजारों में, आधे से 1% की गिरावट और फिर रिकवरी। अब मेरे ख्याल से जो खबरों का सिलसिला है वो ग्रीस को लेकर के काफी तीव्र गति से और काफी ज्यादा आ सकता है आने वाले हफ्ते 10 दिन में। किस प्रकार से वहां पर योजना आयोजित की जाती है, मंजूरी होती है, नामंजूरी होती है, वगैरह वगैरह। अब ग्रीस को छोड़ करके मेरा ये मानना है कि हम स्थानीय संकेतों पर ज्यादा ध्यान देंगे। बारिश का मौसम और नतीजों का सिलसिला 9 जुलाई से TCS शुरुआत करेगा और वो दोनों आधारों को ध्यान में रखते हुए बाजार यहां से दिशा लेगा। थोड़ा सीमित लगता है ऊपर के तरफ के दायरे और नतीजे मेरे ख्याल से IT सेक्टर के जैसे उम्मीद लगाई जा रही है। और मैं ये भी मानता हूं आशीष के ज्यादा उम्मीद नहीं है इस तिमाही के नतीजों से, तो अगर निराशा भी हाथ लगती तो बाजार का निचली तरफ का जो दायरा है, अगर ज्यादा बुरे नतीजे नहीं आए तो काफी सीमित लगता है। तो एक रेंज बाउंड ट्रेड होगा। 8480, 8520 ऊपरी तरफ एक सीमा लगती है और नीचे की तरफ करीबन 8400, 8350 ये एक दायरा होगा जहां पर बाजार काम करेगा। चलिए, तो शायद हमारे खुद के फंडामेंटल्स पे फोकस करने की जरूरत। मानसून की चाल कुछ हद तक अटकती हुई नजर आई है लेकिन आज सुबह 11:30 बजे यानी कि अब से ऑलमोस्ट 1 घंटे बाद हम IMD
से भी बातचीत करेंगे, उनसे समझने की कोशिश करेंगे जो बीच में मानसून कमजोर होता हुआ नजर आ रहा है, क्या आउटलुक है, क्या एल नीनो का इंपैक्ट वाकई जुलाई में बड़ा तगड़ा देखने को मिलेगा। रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली, ध्यान रखें। और आईटी, कई सारी आईटी कंपनीज वैसे ही प्रॉफिट वार्निंग्स जारी कर दी हैं, तो आईटी का रिजल्ट्स कमजोर होंगे। और वैसे भी जैसे गौरव हाईलाइट कर रहे हैं, इस बार नंबर से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है नहीं। तीसरी इंपॉर्टेंट बात यह भी ध्यान रखें कि पार्लियामेंट सेशन की शुरुआत होने वाली है, मानसून सेशन की, जिस तरह से ललित मोदी, जिस तरह से व्यापम केस, शायद बड़ा मुश्किल होगा। अपोजिशन की तरफ से बड़ा दिक्कतें होने वाली हैं इस सेशन में, तो बड़ा मुश्किल होंगे कोई भी बिल्स को पास होना। तो बाजार की पैनी नजर इन सब चीजों पे होने वाली है। लेकिन चलिए सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। अहमदाबाद से मयूर पांचाल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मयूर जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरे पास आल्स्टम इंडिया लिमिटेड है 100 शेयर। आल्स्टम इंडिया, हाँ 595 पर है, तो सर मैं इसको होल्ड करूं या बेच दूं सर? काफी टाइम से मेरे पास लंबी अवधि से है। गौरांग, आल्स्टम इंडिया अच्छी खासी लेवल्स पे बाइंग है इनकी, 595 के आसपास, 755 पे काउंटर चल रहा है, तो 150 रुपए के आसपास पर शेयर गेन्स ऑलरेडी क्लॉक कर रहे हैं। लंबी अवधि का निवेश था इनका, क्या करें, एग्जिट करें, प्रॉफिट बुक करें या फिर बने रहें इस काउंटर में? देखिए, अगर नजरिया इनका छोटी मध्यम अवधि से पैसे लगाए हैं और जिस प्रकार से मुनाफा हो रहा है प्रतिशत के हिसाब से देखें, तो मेरा मानना है कि थोड़ा बहुत मुनाफा आपको बांधना चाहिए। अगर आपने नजरिया लंबी अवधि का बनाया है, तो ये लंबी अवधि का जो एक विश्लेषण होता है वो कम से कम साल 1.5 साल का होता है। तो ये सोच अगर ये बना करके चल रहे हैं, तो जाहिर है जिस प्रकार से कैप गुड्स इंजीनियरिंग स्पेस में ऑर्डर आने की संभावना है और उसके पश्चात यहाँ पर इजाफे आपको बिक्री और आमदनी में आते हुए देखेंगे, जिसका एक सकारात्मक सा नजरिया आपको शेयर के भाव में भी आता हुआ दिखेगा। तो इनके समय सीमा पर पूरा आधार है। अगर छोटी मध्यम अवधि का नजरिया तो मुनाफा बांध सकते हैं, और अगर लंबी अवधि का नजरिया तो बने रह सकते हैं। चलिए धनबाद से हमारे साथ संजय कुमार जी जुड़ रहे हैं। संजय जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर, मैं धनबाद से बोल रहा हूँ, झारखंड से। जी मेरे को ये आईडीबीआई बैंक के बारे में जानकारी चाहिए थी, जो 71 रुपीज के भाव से 400 शेयर खरीदे हुए हैं। इसके बाद इसको क्या करना है? मैं अभी तो घाटे में हूँ, इसको कितने दिन रखने से मेरे लेवल से ऊपर आएगा, या मैं इसको बेच दूं या इसको और एवरेज कर सकता हूँ? और मेरे को 40 से 50 हजार रुपये और इन्वेस्ट करने हैं। कौन से शेयर होंगे जो मैं खरीदूं, जो आगे 3 से 6 महीने के अंदर कुछ मुनाफा मिल सके? ओके गौरांग, आईडीबीआई बैंक लिया था, 10 रुपए पर शेयर के आसपास के लॉसेज हो रहे हैं, कितना समय रखें, क्या रणनीति बनाएं, एग्जिट कर लें, इनके लिए क्या परफेक्ट रणनीति होगी इस समय? और दूसरा, इनके पास थोड़ा सा कैपिटल है 40-50 हजार करोड़ रुपए के आसपास, 40-50 हजार रुपए के आसपास का, कहाँ निवेश करने जानना चाहते हैं, तो कुछ अगर स्टॉक्स दिग्गजों में अगर आप सुझा सकें। पहले तो मेरी राय, इनको समय सीमा की जो परिभाषा है वो बदल दे। 3 से 6 महीने में मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा आपको यहाँ पर रिकवरी आईडीबीआई बैंक में होती हुई नजर आएगी। और उसी नजरिए से अगर नए पैसे भी लगाते हैं आप, तो लंबा नजरिया रखें, साल 1.5 साल का। आईडीबीआई बैंक में से हमारी पसंद की होगी कि यहाँ से निकले और आईसीआईसीआई बैंक में निवेश करें। 300 के आसपास या उसके नीचे कभी भी बुरे दिन पर आता है आईसीआईसीआई बैंक। एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है, और 60 के नजरिए से 380 का लक्ष्य बना करके चल रहे हैं हम आईसीआईसीआई बैंक पर। और जो नई पूंजी लगाना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं, ये भी अगर नजरिया साल 1.5 साल का है, तो मेरे राय में सन फार्मा एक बेहतर विकल्प है। कंसोलिडेशन का दौर जारी है, करीबन 800, 850, 950 के आसपास काम करता है। तो किसी भी बुरे दिन अगर 800, 825 के आसपास अगर यहाँ पर निवेश करने का मौका मिलता है, तो आप अपनी पूंजी सन फार्मा में लगाएं। 1-2 तिमाही तक शायद थोड़ा दबाव रहेगा रैन बैक्सी का जो विलय हुआ है सन फार्मा के साथ, उसको ध्यान में रखते हुए, लेकिन उसके पश्चात मेरे ख्याल से काफी अच्छे इजाफे आप देख सकते हैं। हमारा लक्ष्य करीबन 1050 का है सन फार्मा पर, और ये लक्ष्य हम ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे अगर नतीजे सभी दिशा में काफी सकारात्मक आए तो। ओके, चलिए दिल्ली से हमारे साथ अब गौरव जी जुड़े हैं। गौरव जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर, मेरा सवाल ये है कि मैंने पीएनबी परचेज किए हुए हैं 300 शेयर अलग अलग रेट्स में, तो मेरा एवरेज जो है वो 144 रुपए आ रहा है। ओके, मैं जानना चाहता हूँ कि मुझे लंबी अवधि के लिए रुकना, मतलब वैसे मेरा लॉन्ग टर्म प्लान है 1 ईयर अराउंड, तो मुझे रुकना चाहिए या फिर जिस तरीके का डाउनफॉल और ऐसा चल रहा है इसमें, तो मुझे सेल कर देना चाहिए? मैं जानना चाहता हूँ। ओके राकेश, पंजाब नेशनल बैंक में निवेश किया हुआ है, औसतन इनका भाव जो है आज की भाव से 1.5 रुपए के आसपास, नीचे इनकी, ऊपर इनकी खरीदारी, तो 1.5 रुपए के आसपास के लॉसेस हो रहे हैं। 1 साल का टाइम होराइजन है। पीएनबी क्या लग रहा है सर आपको? एक तो पीएसयू बैंक्स की चार्ट कैसी लग रही है, और खासतौर पर इसमें पीएनबी अगले 1 साल में कुछ बेहतर परफॉर्मेंस कर सकता है
क्या रणनीति रखें ये? जी, अगर पीएसयू बैंकिंग की बात करें तो एकमात्र स्टॉक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, उसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव लगता है। और अगर पीएनबी की बात करें तो पॉजिटिव चीज ये लगती है कि नीचे में 120 से लेकर 125 एक अच्छा बेस है, बट कोई बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज चार्ट्स पे नजर नहीं आती है। और साथ साथ ऊपरी स्तरों पर काफी तगड़ी सप्लाई है। जिस तरीके से इनका एक साल का नजरिया है, मुझे लगता है एक साल में बैंकिंग स्टॉक्स परफॉर्म करेंगे, एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी। बट पीएनबी में मुझे नहीं लगता है कि उतनी रिटर्न आ पाएगी जितनी रिटर्न प्राइवेट सेक्टर बैंकिंग में देखने को मिलेगी। हल्का सा नुकसान है। मैंने राय दूंगा इन स्तरों पर पीएनबी से निकलें और उस पैसे को अगर ये एक्सिस बैंक या आईसीआईसीआई बैंक में लगाते हैं तो मेरा ऐसा मानना है कि एक साल में एज कंपेयर टू पीएनबी एक अच्छा मुनाफा इन्हें देखने को मिलेगा। स्विच करें एक्सिस बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में। ओके, बैंगलोर से हमारे साथ मयंक जी जुड़ रहे हैं। मयंक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। इनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। चलिए एक काम करते हैं, छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए राकेश और गौरांग। ब्रेक के बाद इस वक्त की हेडलाइंस और साथ साथ हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के साथ जो बातचीत का सिलसिला है उसे जारी रखेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और आगे बढ़ने से पहले एक बार क्विकली अब तक की हेडलाइंस पर नजर डाल लीजिए। बाजारों को पसंद नहीं आया बेल आउट प्रस्ताव को ठुकराने का फैसला। सेंसेक्स 200 अंक फिसला, निफ्टी भी 8,450 के नीचे। बैंकिंग शेयरों में तेज गिरावट, रुपए में 15 पैसे की कमजोरी। ग्रीस की जनता ने नो को किया वोट। 60% से ज्यादा लोग खर्चों में कटौती के पक्ष में नहीं। प्रधानमंत्री सिप्रास ने कहा यूरोप से उलझने का इरादा नहीं, यूरोप की एकता और लोकतंत्र के लिए हुई वोटिंग। ग्रीस पर यूरोजोन से बाहर होने का खतरा। यूरोजोन देशों के प्रमुखों की अहम बैठक कल, लेकिन सरकार को कर्जदाताओं से फिर से बातचीत और ताजा फंडिंग की उम्मीद। कच्चे तेल में भी तेज गिरावट। WTI क्रूड $55 और ब्रेंट का भाव $60 के नीचे। घरेलू बाजार में 3500 रुपए के भी नीचे कारोबार। 3 महीने के निचले स्तर पर आया भाव। फोकस में एविएशन शेयर कार्टलाइजेशन के आरोपों पर CCI का फैसला जल्द आएगा। कैंसिलेशन चार्ज में तेज बढ़ोतरी पर DGCA की भी जांच जारी। और ग्रीस में हुई वोटिंग को ब्रोकरेजेस कैसे देख रही हैं, क्या कहना है दिग्गज FI ब्रोकरेज हाउसेस का, बताने के लिए जुड़ रही है मेरे साथ मेरी सहयोगी नियति। और ग्रीस संकट का असर किन भारतीय कंपनियों पर ज्यादा पड़ सकता है, ये बताएंगे रिसर्च एनालिस्ट वरुण दुबे। लेकिन पहले नियति के पास। नियति, क्या कह रहे हैं ब्रोकिंग हाउसेस? ब्रोकरेजेस काफी से ज्यादा मिक्स क्यूज दे रहे हैं। ज्यादातर ब्रोकरेजेस को लग रहा है कि अब ये एक बेस केस बन गया है कि ग्रीस यहां से एग्जिट करता हुआ ही नजर आएगा। बार्कलेज का डॉयचे बैंक का सबसे पहले मैं आपको सिनेरियो बताती हूँ। 3 केसेस बता रहे हैं। या तो EU के जो पार्टनर्स हैं वो एक सॉफ्ट प्रोग्राम लॉन्च कर दे, ये एक ऑफर दे सकते हैं। दूसरा, ग्रीस डिफॉल्ट कर जाए मगर यूरोजोन में ही रहे। और तीसरा, या तो सरकार बदल जाए, एक नया इलेक्शन हो और फिर एक नई डील साइन हो क्रेडिटर्स के साथ। हालांकि ग्रीस का जो एग्जिट करना है और जो नई डील साइन करने की बात करना है वो बहुत ज्यादा अनलाइकली है। और प्रोबेबिलिटी ये 3 जो पहले इन्होंने बताया कि एक नया प्रोग्राम दे दें या फिर डिफॉल्ट कर जाए, यूरोजोन में रहे, ये इसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है। मगर बार्कलेज का मानना है कि मार्केट्स काफी ज्यादा अंडर एस्टिमेट करके चल रहा है जो नेगेटिव आउटकम होंगे ग्रीस के। अब इनका मानना है कि ग्रीस यहां से एग्जिट करता हुआ लगभग तय है, ये इनका बेसलाइन केस रहेगा, इसी पर इनकी नजर होगी। मार्केट्स इनका मानना है कि अब आगे कुछ दिनों तक यहां पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव बायर्स के साथ यहां पे ट्रेड करेंगे। अगर ये परमानेंट डिफॉल्ट कर जाता है तो दूसरे जो IMF बोरोअर्स हैं उन पर कर्ज का बोझ यहां पर या ब्याज दरें ज्यादा उनको देनी पड़ सकती हैं। क्रेडिट स्विस का मानना है कि यहां से प्रोबेबिलिटी ग्रीस के एग्जिट करने की 75% की हो गई है बढ़कर। और उनका मानना है कि अगर ग्रीस 20 जुलाई तक को यहां पे डिफॉल्ट कर जाता है तो इनके बैंक्स इंसॉल्वेंट हो जाएंगे। ELA का विड्रॉल प्रोबेबिलिटी और ज्यादा यहां पे एक प्रोबेबिलिटी देता है कि ग्रीस यहां से एग्जिट करते हुए नजर आएंगे। मगर ये मानना है इनका
कि जितनी भी गिरावट आएगी बाजार में वो एक खरीदारी का आपको मौका दे सकती है। तो आप यहाँ पे गिरावट में खरीदारी करके चलिए, ऐसा मानना है क्रेडिट स्विस का। CLSA भी यही कह रहा है कि ग्रीस को अपने मार्केट फाइनेंस करना होगा जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट बोरिंग्स हैं उनके लिए, और एक बहुत ही रैपिड सीरीज ऑफ एक्शंस लेने होंगे और इस पूरे ही ये संकट को अवर्ट करने के लिए। गोल्डमैन सैक्स का भी मानना है कि डाउनफॉल इक्विटी मार्केट्स का यहाँ पे शॉर्ट लिव रहेगा। ग्रीस अल्टीमेटली यहाँ पर ग्रीक यूरोजोन में ही रहेगा, मगर गोल्डमैन सैक्स का ये भी मानना है। JP मॉर्गन का मानना है कि यूरोजोन के एग्जिट करने का अब केस लगभग तय है, यहाँ से ग्रीस बाहर ही होगा। 2/3 चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है जहां पे ग्रीस यहाँ से एग्जिट करेंगी। इंपॉर्टेंट होगा कि ग्रीस के अधिकारी अब किस तरह से ये फैसला लेते हैं, क्या वो ग्रीस से एग्जिट बाहर होंगे या नहीं, इस पर इन सभी की नजर बनी हुई है। ओके, तो कंफ्यूजन है ग्रीस के इवेंचुअल आउटकम को लेकर, लेकिन जैसे नियति हाईलाइट कर रही थी थोड़ी सी प्रोबेबिलिटी जरूर कल रेफरेंडम के या फिर जनमत संग्रह के जो आउटकम है उसके बाद प्रोबेबिलिटी बढ़ गई है कि शायद ग्रीस इवेंचुअली एग्जिट होता हुआ नजर आए यूरोजोन से। दबाव में रह सकते हैं यहां से तमाम इक्विटी मार्केट्स, लेकिन ये गिरावट शायद खरीदारी के मौके हो सकते हैं। लेकिन वरुण, कौन सी कंपनियां हैं जिन पर ज्यादा असर की आशंका है? देखिए आशीष, वैसे तो कोई भी ज्यादातर भारत की जो कंपनियां हैं वो ग्रीस से डायरेक्टली डील नहीं करती, लेकिन जैसे कि नियति ने भी कहा कि ग्रीस की जो एग्जिट की प्रोबेबिलिटी है वो अब बढ़ते हुए नजर आ रही है, और अगर ग्रीस यहाँ एग्जिट करता है तो इसका सीधा इंपैक्ट यूरोजोन पे पड़ेगा। और यूरोजोन दरअसल भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया के बाद भारत का ये दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और अगर यहाँ असर होता है तो भारत की काफी सारी कंपनियां ऐसी है जिन पे इसका खराब असर हो सकता है, क्योंकि इन कंपनीज के काफी सारे रेवेन्यूज जो है वो यूरोप को रिलेटेड है। अगर एग्जांपल के तौर पे मैं आपको कहूं तो भारत फोर्ज इस कंपनी के 25% रेवेन्यू जो है वो यूरोप से आते हैं, यूरोप को एक्सपोर्ट करने से आते हैं, और अगर यहाँ यूरो में गिरावट होती है तो उसका एक ट्रांसलेशन लॉस जो है वो इस कंपनी को झेलना पड़ेगा, जो आपको इस कंपनी के अर्निंग्स में देखने मिल सकते हैं। मदरसन सुमी, इस कंपनी की काफी सारी सब्सिडरीज है यूरोप में, 80% रेवेन्यू यूरोप से आता है। कॉक्स एंड किंग्स, एबिटा का 65% जो है वो यूके और जो एजुकेशन बिजनेस है वहां से आता है। हेवल्स, सिल्वेनिया में जो कंपनी के ऑपरेशन है उसके कारण कंपनी को ट्रांसलेशन लॉस झेलने पड़ सकते हैं। HCL टेक महिंद्रा 30 से 35% जो रेवेन्यूज है वो यूरोप से आते हैं। टाटा स्टील, कोरस इस कंपनी का एक बहुत बड़ा आर्म है, पूरे यूरोप को ये केटर करता है। इस कंपनी के ओवरऑल रेवेन्यूज मेरे 55 से 56% जो रेवेन्यू है वो यूरोप से आते हैं। वहीं हिंडाल्को को देखिए 23% यूरोप से। टाटा मोटर्स, इस कंपनी का स्टैंडअलोन बेसिस पे तो कोई एक्सपोजर नहीं है, लेकिन JLR का यूरोप में काफी एक्सपोजर है, तो इस कंपनी पे एक हिट देखने मिल सकता है। अपोलो टायर्स, वेबको इंडिया, थर्मैक्स, क्यूमींस, टोरेंट फार्मा, AIA इंजीनियरिंग, इप्का लैब्स, JSW स्टील, थॉमस कुक, एमटेक इंडिया, एमटेक ऑटो, ये कुछ ऐसी कंपनीज है जिनका कहीं ना कहीं यूरोप में एक्सपोजर है, और अगर यूरो जोन में कोई दिक्कतें आती है, यूरो अगर गिरता है तो उसका सीधा इंपैक्ट इन कंपनीज के रेवेन्यूज में देखने आपको मिल सकता है। ओके, तो कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज क्रॉप अप हो सकते हैं। डिमांड को लेकर इस समय कंसर्न्स नहीं है, लेकिन दिक्कत की बात होगी ट्रांसलेशन लॉसेस, क्योंकि यूरो लगातार वीक हो रहा है, यानी कि यूरो का अगर कन्वर्जन डॉलर में होना है या इवेंचुअली रुपी में होना है तो उस ट्रांसलेशन में लॉसेस होते हुए नजर आएंगे। कंपनी स्पेसिफिकली जो वरुण हाईलाइट भी कर रहे हैं, भारत फोर्ज, कॉक्स एंड किंग्स, थॉमस कुक जैसे प्लेयर्स हुए, मदरसन सुमी हुई, टाटा ग्रुप में टाटा स्टील, टाटा मोटर, जिस तरह से एक्सपोजर बढ़ा है यूरोप में, ये सब प्रेशर में आते हुए शायद आपको नजर आए और ट्रांसलेशन लॉसेस हिट होते हुए नजर आए। आईटी के लिए ध्यान रखें, अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा मार्केट यूरोप है, उसमें भी खासतौर पर HCL टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा जैसे प्लेयर्स ज्यादा प्रीडोमिनेंटली वहां पे यूरोप में फोकस करते हैं, तो इन कंपनीज पे कुछ दिक्कतें शायद आपको बॉटम लाइन के फ्रंट पे आती हुई नजर आए। लेकिन चलिए आप एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स से हमारी सेगमेंट में बातचीत नहीं हो पाई, आपके तमाम कॉल्स हमारा वेट कर रहे हैं। छोटे से ब्रेक के बाद दोनों एक्सपर्ट्स से आपकी तमाम क्वेरीज को रिजॉल्व कराने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रेशर में इंडियन मार्केट्स, लेकिन कोई बड़ा सेल ऑफ नहीं इंडियन मार्केट्स में, वही 2/3% के आसपास की प्रेशर है, 3/4% के आसपास का। निफ्टी 66 अंक नीचे 8400 को डिफेंड करता हुआ 8419 के लेवल्स के आसपास। हाईलाइट है ब्रॉडर मार्केट्स, लोअर लेवल से एक बेहद स्मार्ट रिकवरी। मिड कैप्स इस समय एकदम सपाट आपको कामकाज करते हुए नजर आएंगे, स्मॉल कैप्स में भी सिमिलर हालात हैं। तो ब्रॉडर मार्केट्स में लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, जो बड़ा इंकरेजिंग साइन है। स्मॉल कैप आपकी स्क्रीन पर इस समय तो हल्के हरे टिक्स के साथ कामकाज होता हुआ, इसलिए मार्केट ब्रेथ भी 3:4 का रेशियो आपकी स्क्रीन पर। हर 3 बढ़ने वालों के सामने महज अब 4 स्टॉक्स ही हैं जो कमजोरी के साथ कामकाज कर रहे हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कोई पैनिक नहीं, कोई सेल ऑफ नहीं है इंडियन मार्केट में। थोड़ा सा प्रेशर अंतर्राष्ट्रीय मार्केट्स के तर्ज पर आपको नजर आएगा। इनफैक्ट रूपी भी काफी हद तक उस लिहाज से रेजिलियंट इस समय ट्रेड करता हुआ। लेकिन बेंगलुरु से आपको याद होगा मयंक जी से हमारी बात करने की कोशिश कर रहे थे, उनसे कनेक्ट नहीं हो पाए थे। मयंक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मयंक जी हाय, गुड मॉर्निंग, पूछिए अपना सवाल सर। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। यस सर।
सर मेरे पास ITC के 100 शेयर्स है, हाँ। जो कि मैं 342 के रेंज में लिया हूँ। ओके। और ICICI के मेरे पास 100 शेयर्स है, जो कि मैं 353 के रेंज में लिया हूँ। तो अब जिस हिसाब से मार्केट डाउन हो रहा है, अब मेरे को काफी टाइम हो गया है होल्ड किया, ऑलमोस्ट 6 मंथ्स, और मेरा थोड़ा लंबे टाइम का नजरिया है, मैं साल 1.5 साल तक होल्ड कर सकता हूँ। तो आपका क्या सजेशन होगा सर, क्या करना चाहिए ऐसे टाइम पे? बिल्कुल, ये सवाल पूछ रहे थे गौरांग से। गौरांग, ICICI और ITC दोनों में खरीदारी करी थी, दोनों हेवीवेट्स, दोनों में प्रेशर झेल रहा है। स्टॉक्स जो लेवल से उन्होंने बाइंग करी थी उसके नीचे कामकाज हो रहा है। रुक सकते हैं? आपसे जानना चाहते हैं रुकें, और क्या इनको इनकी बाइंग प्राइस के ऊपर ये स्टॉक जाता हुआ मिलेगा? हेमंत, एज अ डिस्क्लोजर दोनों पर ही हमारी कवरेज है। ICICI बैंक पर हालांकि नुकसान हो रहा है, मगर ये अगर और जोड़ना चाहते हैं तो और जोड़ सकते हैं। जैसे हम पहले भी जिक्र कर रहे थे, 380-85 का लक्ष्य हम साल 1.5 साल के नजरिए से बना करके चल रहे हैं, और ब्याज दरें अगर तीव्र गति से नीचे आई तो उसका सीधा सीधा फायदा पूरे बैंकिंग, इंटरेस्ट सेंसिटिव और ऑफ कोर्स शेयर बाजार को मिलता है। और 300 के आसपास या 280 के करीब मेरे ख्याल से नीचे के तरफ के दायरे काफी सीमित हो जाता है, और ये स्तर एवरेजिंग के लिए भी काफी बेहतर है। तो ICICI बैंक में बने रहें, और अगर एवरेज करना चाहते हो करें। ITC पर तकल्लुफ है तंबाकू और तंबाकू पदार्थ को लेकर के जो कारोबार है इनका, उन पर दबाव काफी लंबे समय बाद, 7 सालों बाद एक बार पहली बार वॉल्यूम डिग्रोथ देखने मिला है, और वो मेरे ख्याल से आने वाले 1 या 2 तिमाही तक नकारात्मक परिस्थिति करेगी। और ये जो नकारात्मक परिस्थिति है वो बिक्री और आमदनी पर भी एक बुरा असर पड़ सकता है। इस स्तर पर या उछाल पर अगर ITC से आप निवेशित नहीं रहना चाहते, अगर चिंता सता रही है आपको, तो ऊपर के तरफ के उछाल पर आप बेच सकते हैं HUL, डाबर, मैरिको, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और गोदरेज इंडस्ट्रीज इंक्लूडिंग इमामी। ये कुछ और विकल्प है जहां पर ऐसी कोई नकारात्मक स्थिति तंबाकू और तंबाकू पदार्थों को लेकर के, कारोबार को लेकर के नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़ा और समय देते हैं, 1.5 साल 2 साल का नजरिया देखते हैं, और अगर सिगरेट बिजनेस में कुछ अच्छी रिकवरी या फिर दूसरे जो कारोबार है IT से उसने योगदान देना शुरू कर दिया, तो शायद ऊपर के स्तर आप दे सकते हैं। ओके, आपकी स्क्रीन से एक फ्लैश आता हुआ AP शाह कमेटी जो फॉर्म गठन करा गया था, जिसका मैट मामले जो रेट्रोस्पेक्टिवली लगाने की बात हुई थी, अब वो अपडेट्स ये आते हुए कि AP शाह कमेटी जो फाइनल इंडस्ट्री से कंसल्टेशन है वो शायद 7 जुलाई तक पूरा कर लेगी, और इस महीने के एंड तक, यानी कि जुलाई के एंड तक ही शायद फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिपोर्ट सौंप दी जा सकती है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है, देखना होगा क्या इवेंचुअल आउटकम आता है। इस बीच में तमाम मामले फंसे हुए हैं, सब AP शाह कमेटी की उस रिपोर्ट का, उस आउटकम का वेट करते हुए। इनफैक्ट सेंटर ने हाईलाइट भी कर दिया है, डायरेक्ट टैक्सेस ने, कि बोर्ड ने, कि जब तक इस कमेटी की रिपोर्ट नहीं आती तब तक ये अपने जो तमाम टैक्स पेयर्स के साथ इश्यूज थे उसे इस समय आगे नहीं बढ़ाएंगे। इस कमेटी की रिपोर्ट का कीनली वेट करेंगे। तो सबकी नजरें होंगी 7 जुलाई तक इंडस्ट्री के साथ कंसल्टेशन जब पूरा हो जाएगा, जब फाइनेंस मिनिस्टर को ये रिपोर्ट सौंपी जाएगी, क्या आउटकम आता है, उसके बाद क्या रिपोर्ट में कहा जाता है, सबकी नजरें वहां पर होंगी। तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था, इसलिए इस तरफ डाइवर्ट हुआ था मैं। लेकिन राकेश, दोनों स्टॉक जिनकी बात हो रही थी, ICICI और ITC, कई सारे लोगों के पास ये स्टॉक्स हैं या फिर काफी इंटरेस्टिंग है, हैवी वेट्स हैं। आपसे भी क्विकली दोनों में रेको चाहूंगा। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है ICICI बैंक में, जैसे गौरांग ने भी बोला, बने रहना चाहिए और निश्चित स्थानों पर एवरेज करनी चाहिए। यहां से एक लिमिटेड डाउनसाइड लगती है और एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से ICICI बैंक में देखने को मिलेगा। बट ITC में अगर हम देखें तो FMCG स्पेस के अंदर स्ट्रक्चर अच्छा नहीं लगता है। हालांकि यहां से नीचे में देखें तो 285, 290 एक सपोर्ट लगता है स्टॉक का, बट सिमिलरली ऊपर की तरफ देखें तो 330 से लेकर 345 का जो जोन है काफी स्ट्रांग सप्लाई जोन है। मेरा ऐसा मानना है कि ITC से स्विच करना चाहिए। इस स्पेस में अगर देखें तो मैरिको का स्ट्रक्चर सबसे अच्छा लगता है और मुझे लगता है कि मैरिको आउट परफॉर्म करने का पोटेंशियल रखता है। यहां से स्विच करें, जैसे गौरांग ने भी बताया, मैरिको में स्विच करें या डाबर में स्विच करें, तो मेरे को लगता है ज्यादा बेहतर होगा। तो दोनों की एक ही राय आती हुई, ICICI बैंक अट्रैक्टिव है, ITC में बहुत ज्यादा अपसाइड्स नहीं है, कैप्ड है, बल्कि बिकवाली करने के मौके ढूंढे। संगरूर से सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर जी। यस सर। हमारे ये अशोक लेलैंड और IDFC के बारे में है जी, जो अपना 165 में लिया जी अशोक लेलैंड, और IDFC 155 रुपए में लिया जी। तो दोनों में लंबी अवधि का नजरिया है सुरेंद्र जी, या फिर ट्रेडिंग के लिहाज से दोनों स्टॉक्स में पोजीशन? हाँ जी, समय की कोई पाबंदी नहीं है हमारे को। समय की कोई पाबंदी नहीं है। गौरांग, क्या करना चाहिए? अशोक लेलैंड इनकी लेवल से तो ऊपर ही चल रहा है, 65 की बाइंग थी, समय का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। IDFC लेकिन 154 के आसपास की बाइंग है। लंबी अवधि के लिहाज से दोनों काउंटर्स कैसे प्लेस्ड हैं सर?
आशीष, दोनों पर ही कवरेज है। पहले तो डिस्क्लोजर, और मेरे ख्याल से जो लक्ष्य हमने तय किया है वो करीबन 80-85 के आसपास अशोक लीलैंड का है, और जो महीने दर महीने एक्सक्यूज मी बिक्री के जो आंकड़े आए हैं एमएचएचसीवी के, वो काफी सकारात्मक है। एलसीवी भी धीरे धीरे मेरे ख्याल से इजाफे आपको होते हुए नजर आएंगे, और जैसे हम अभी कुछ समय पहले ब्याज दरों के नीचे आने की बात कर रहे थे, वो एक अच्छी बात होता है, अच्छा संकेत होता है कमर्शियल व्हीकल्स के महीने दर महीने आंकड़े में इजाफा करने के लिए, क्योंकि लोन्स पर फिर आपको बिक्री होती हुई दिखाई देगी एमएचएचसीवी की। तो पहले तो बने रहे, और इस लक्ष्य के आसपास आता है तब रिव्यू करें आप अपनी पोजीशन। आईडीएफसी में 1 अक्टूबर से मेरे ख्याल से बैंकिंग ऑपरेशन रोल आउट होगा, ऐसे कुछ संकेत मैनेजमेंट बता रही थी, और अलग कंपनी लिस्ट होगी, ऐसे भी कुछ बातें सुनने में आई थी। अगर ऐसा कुछ होता तो एक वैल्यू अनलॉकिंग होता है, लेकिन आईडीएफसी का अगर आप ये दाव लगा करके चल रहे हैं कि बैंकिंग ऑपरेशन पर आप निर्भर रहते हैं, तो इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। अगर इनके पास समय सीमा की कोई गुंजाइश नहीं है तो दोनों में ही बने रह सकते हैं। ओके, तो दोनों में आप बने रह सकते हैं, अशोक लीलैंड और आईडीएफसी। और अशोक लीलैंड के तो काफी एग्रेसिव 80-85 लेवल्स के आसपास के टारगेट्स हैं। अगर वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आते हैं तो रिव्यू करें अपने स्टैंड्स को, अपनी पोजीशन को। छोटे से ब्रेक, हमारे दोनों एक्सपर्ट्स राकेश और गौरांग हमारे साथ बने हुए। ब्रेक के बाद भी शेयरों पर सलाह जारी रहेगी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, और अब हमारे साथ नासिक से सुरेश जी जुड़ रहे हैं। सुरेश जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मेरे पास में जैन इरिगेशन के 100 शेयर लिया था मैं, हाँ। 90 के भाव से, तो अभी रेट कम है, तो मैं सोच रहा हूँ एवरेज करने का, तो ये ठीक रहेगा? ठीक है। अच्छा, टाइम की कोई पाबंदी नहीं, लंबी अवधि के लिए आज से निवेश किया था आपने सर? हाँ, 1 साल के लिए। 1 साल के लिए। राकेश, जैन इरिगेशन जितना स्मार्ट अपसाइड देखा था इस काउंटर ने, उतना ही सीरियस डाउनफॉल भी इस काउंटर ने देखा है। अब तो खैर तमाम मैक्रो एनवायरमेंट पॉजिटिव खबरें आ रही इरिगेशन स्कीम्स वगैरह को लेकर। जैन इरिगेशन में क्या करना चाहिए सर? चार्ट्स पे क्या लग रहा है, और इनकी क्योंकि बाइंग से तो आप काफी नीचे आ चुका है, क्या यहाँ पे एवरेज करना बनता है? देखिए आशीष जी, स्टॉक ने एक अच्छी खासी करेक्शन दिखाई है। पॉजिटिव चीज ये है कि स्टॉक ऐसा लग रहा है कि एक बेस बना रहा है। मेरा ऐसा मानना है इन स्तरों पे तो एवरेज नहीं करनी चाहिए। अभी हम 70 रुपए के अराउंड स्टॉक चल रहा है, या तो स्टॉक की एवरेज करें गिरावट में 64-65 के अराउंड, एल्स मेरा ऐसा मानना है ऊपर में ब्रेकआउट की वेट करें। 74 के ऊपर अगर स्टॉक क्लोजिंग लेता है तब स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म अप ट्रेंड को रिज्यूम करेगा। उस समय स्टॉक में मेरा ऐसा मानना है एक अच्छी करेक्शन, अच्छी रैली इनकी बाइंग प्राइस तक देखने को मिलेगी। तो इन स्तरों पे ना करके या तो यहां से 4-5 रुपए नीचे करें। अगर 4-5 रुपए नीचे नहीं आता है स्टॉक, तो उसका मतलब होगा कि स्टॉक ऊपर की तरफ ब्रेकआउट लेता है, तब 74 रुपीज के ऊपर जब स्टॉक क्लोजिंग ले तब एवरेजिंग करें और पोजीशन को होल्ड करें। एवरेजिंग कर सकते हैं सर आप, लेकिन जो लेवल्स राकेश जा रहे हैं उन लेवल्स के आसपास आप औसत करें अपनी पोजीशन को। दिल्ली से हमारे साथ प्रसाद जी जुड़ रहे हैं। प्रसाद जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। यस सर। मुझे ये पूछना है, सेंचुरी टेक्सटाइल का मैंने 710 के भाव से 500 शेयर लिए थे, तो अभी इसको होल्ड करना चाहिए या क्या है बताइए? प्रसाद जी, सेंचुरी टेक्सटाइल्स हालफा की खरीद है क्या, और ट्रेडिंग के लिहाज से लिया था? हाँ जी। ओके। राकेश, ट्रेडिंग के लिहाज से सेंचुरी टेक्सटाइल्स, कई सारी खबरें आई हैं, कई सारे लोगों के पास तो ऑलरेडी ये स्टॉक है, वैल्यू अनलॉकिंग की बात हो रही है, आज की लेवल्स के आसपास इनकी बाइंग मान लीजिए, तो क्या यहाँ पे रखना चाहिए पोर्टफोलियो में? क्या चार्ट्स पे लगता है और स्ट्रेंथ आ सकती है? बिल्कुल आशीष जी, चार्ट्स पे क्लियरली स्ट्रेंथ के संकेत हैं। मेरा ऐसा मानना है 2 से 3 महीने अगर पोजीशन को होल्ड करते हैं तो डेफिनेटली ऊपर में 789, 790 के लेवल्स क्लियरली देखने को मिल सकते हैं, और ये लेवल सरपास भी हो सकते हैं। स्टॉक क्लियरली ऑन री रेटिंग है। नीचे में 640 से लेकर 650 एक सपोर्ट है, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। ओके, प्रसाद जी शायद तगड़े मूव्स के लिए तैयार हो जाइए इस काउंटर में। राकेश तो बड़े कॉन्फिडेंट साउंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप पोर्टफोलियो में रखें अपने काउंटर को, शायद थोड़ी सी लंबी अवधि में आपको अच्छे खासे पॉजिटिव साइड में गेन्स देखने को मिले। लेकिन अब हमारे साथ यमुनानगर से रमनदीप जी जुड़े हैं। रमनदीप जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार सर। नमस्कार सर, सवाल सर मैं यस बैंक में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता हूँ सर, उसके बारे में थोड़ा पूछना था। तो रमनदीप जी, जो यस बैंक आपने चुना, कोई खास वजह, कुछ आपने पढ़ाई करी थी या कहीं सुना? नहीं सर, मैंने पहले भी इसके शेयर लिए हुए हैं। अच्छा, वहां पर मुनाफा कमा लिया, तो आपको पसंद आ गई ये बैंक? जी जी सर। एक तो यस बैंक है, एक सर मेरे गुजरात गैस की शेयर है, उसका वो अपडेट नहीं हो रहा। कौन सा? गुजरात गैस का। गुजरात गैस का तो विलय हो गया मेरे ख्याल से, आप पढ़े अपने ब्रोकर से बात करें। मेरे 4 शेयर हैं 772 के भाव पे। नहीं तो सर उसका कुछ बता रहे थे। उसका तो विलय हो गया मेरे ख्याल से, अगर आई एम नॉट मिस्टेकन। लेकिन गौरांग, यस बैंक पहले बाय करा था, मुनाफा हो गया तो उन्हें पसंद आ गया शायद वो काउंटर, लेकिन क्या फंडामेंटली भी अट्रैक्टिव है इन लेवल्स पे वापस खरीदारी करनी चाहिए किसी को?
पहले तो ये मापदंड ही सही नहीं है कि मुनाफा हो गया करके आपको पसंद आया है, ये एक मापदंड नहीं होता है बुनियादी तौर पर। ये सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो जाता है आशीष। लेकिन हाँ, बुनियादी तौर पर एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है और जिस तरीके से तिमाही दर तिमाही नतीजे आए हैं वो काफी सकारात्मक है और बैंक ने अपने आप को बखूबी तरीके से निभाया भी है। जहां तक शेयर के दाम है, अच्छी खासी वैल्यू क्रिएट की है निवेशकों के लिए। हमारी भी डिस्क्लोजर है, गिरावट जैसे आज देख रहे हैं, थोड़ा बहुत आज निवेश करें, आने वाले समय में क्योंकि अनिश्चितता का माहौल है और शायद गिरावट बढ़ सकती है, उसका फायदा उठा करके जोड़े। लेकिन समय सीमा छोटी अवधि का नहीं, लंबी अवधि का रखे, साल 1.5 साल का। और जो गुजरात गैस के बारे में ये बात कर रहे थे, मेरे ख्याल से GSPL के साथ मेरे ख्याल से शायद आशीष इसका विलय हुआ है। तो चिंता ना करें, ये पूरी प्रक्रिया विलय की जो है वो पूरी हो जाने के बाद फिर से आपके डीमैट अकाउंट में नई एंटिटी के शेयर आ जाएंगे और वो लिस्ट भी होगा, तब आप रिव्यू करिए अपनी पोजीशन। अनफॉर्चुनेटली हमारी कवरेज नहीं है तो लेना बेचना रखना वो टिप्पणी में नहीं कर पाऊंगा। ओके, तो यस बैंक अट्रैक्टिव है, लेकिन गुजरात गैस क्योंकि विलय हुआ है, थोड़ा टाइम रुके, आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे, बिल्कुल घबराए ना। एक SMS है हमारे पास अगला, ये SMS आया है अंबाला से मोहित मल्होत्रा का। मोहित जी का सवाल आपकी स्क्रीन पर भी आ गया है। 200 शेयर हैं इनके, 113 रुपए पे खरीदे JK टायर्स के, तो ऑलमोस्ट 27-28 रुपए के आसपास के लॉसेस हो रहे हैं क्योंकि इनसे बातचीत नहीं हो पाई। मैं मान लेता हूं 1 साल के आसपास का नजरिया है। राकेश, JK टायर्स खरीदारी करी थी, 27 रुपए वाइप आउट हो गए इनके इनिशियल अमाउंट जो उन्होंने कमिट करा था इस कंपनी में। क्या करना चाहिए, चार्ट्स पे कैसा लग रहा है? देखिए आशीष जी, एंटायर टायर स्पेस में काफी बड़ी करेक्शन ऊपरी स्तरों से दिखाई है और एकमात्र स्टॉक MRF इस स्पेस से एकमात्र स्टॉक है जिसपे चार्ट पे संकेत हैं कि जो अप ट्रेंड को रिज्यूम कर रहा है और मेरा ऐसा मानना है आने वाले समय में भी MRF इस स्पेस को आउट परफॉर्म करेगा। मैं अगर इनकी जगह होता तो JK टायर से स्विच करता MRF के अंदर। ओके, तो JK टायर से MRF की तरफ स्विच करें। मेरे ख्याल से JK टायर की तो आज खबरें भी आई हैं, इसलिए एक स्टॉक होगा केशोराम इंडस्ट्री जिसमें अच्छा उछाल देखने को मिल रहा है। कहा जा रहा है केशोराम का जो उत्तराखंड वाला प्लांट है वो शायद JK टायर एक फ्रंट रनर के तौर पे उभरा है, इसलिए केशोराम के स्टॉक में भी आपको या तो फ्राइडे को भी मेरे ख्याल से 5% की गेंस थे और आज भी 5-6% के आसपास की बढ़त के साथ काउंटर ट्रेड करता हुआ और JK टायर इवेंचुअली भारी निशान में ही कामकाज कर रहा है। छोटा सा ब्रेक, दोनों एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए, ब्रेक के बाद भी सवाल जवाब का सिलसिला जारी रहेगा। आपकी स्क्रीन पर वो टोल फ्री नंबर SMS की डिटेल्स आती हुई, इसमें SMS करें, टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। कोशिश करेंगे इस ब्रेक के बाद आपके तमाम क्वेरीज को लेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारतीय बाजारों में अब 1% की कमजोरी आ चुकी है। सेंसेक्स 280 अंक की कमजोरी के साथ ट्रेड करता हुआ, निफ्टी 77 अंक के आसपास का दबाव, तो थोड़ा सा दबाव कुछ हद तक गहराता हुआ, इसलिए मार्केट ब्रेक भी थोड़ी सी और वीकिश साइड में। इससे पहले मैंने अपडेट दिया था तो मैंने कहा था 3 बढ़ने वालों के सामने 4 स्टॉक कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। अब थोड़ा सा और स्क्यूड होता हुआ, हर 2 बढ़ने वालों के सामने 3 स्टॉक ऐसे हैं जो कमजोरी के साथ कामकाज करते हुए थोड़ा सा प्रेशर बढ़ता हुआ। बैंक निफ्टी 1.25% के आसपास के लॉसेस क्लॉक करता हुआ। लेकिन चलिए, हमारे साथ निजामाबाद से अशोक श्रॉफ जी जुड़ना है। अशोक जी हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। फोन कर अशोक जी, हेलो हेलो। हेलो, हाँ जी सर, सवाल पूछें। देखिए, हम अभी मेटलाइट रसेल लेना चाहते 1000 शेयर, तो अभी हम लगभग 1 महीने के लिए लेना चाहते। कैन आई इंटर इन द स्टॉक एट प्रेजेंट? 1 महीने के लिए, चलिए ठीक है, मैं आपका सवाल का जवाब लूंगा, प्लीज आप बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपकी स्क्रीन पर इस समय एक ब्रेकिंग न्यूज फ्लैश होती हुई, ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि वो इस्तीफा दिया है, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इनफैक्ट खबरें आती हुई, ध्यान रखें इससे पहले जब निगोशिएशंस चल रहे थे तब ग्रीस के फाइनेंस मिनिस्टर निगोशिएशंस को ग्रीस के बिहाफ पे एक टीम के साथ लीड करते। अगर मैंने सही पढ़ा था, मुझे याद सही आ रहा है, रिकॉल सही कर रहा हूं। उसके बाद वो जो ट्राइका है, यानी कि यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन ECB और साथ साथ IMF, उस ट्राइका को ये निगोशिएशंस पसंद नहीं आ रहे थे। ग्रीक के FM को फिर हटाया गया था, उनकी जगह एक रिप्लेसमेंट में दूसरे मंत्री को आगे रखा गया था वो निगोशिएशंस करने के लिए। अब फाइनली इवेंचुअली आउटकम आता हुआ सरप्राइजिंग है। अब तो ग्रीस के FM ने अब इस्तीफा दे दिया है। तब वो कहा जा रहा था बड़े स्टबर्न है और मूव नहीं कर रहे हैं और ट्राइका की डिमांड्स हैं, यानी कि जो क्रेडिटर्स की डिमांड्स हैं, लेंडर्स की जो डिमांड है, उस पर बिल्कुल भी बेंड नहीं कर रहे हैं। तो उसके बाद उनको हटा के दूसरे मिनिस्टर को आगे करा गया था। लेकिन अब तो ग्रीस में रेफरेंडम जो है वो क्लियरली कह रहा था कि नो की तरफ है और ओवरवेलमिंग मेजोरिटी के साथ 61% लोगों ने जो वोट किया था उन्होंने कहा था कि ग्रीस की जनता पसंद नहीं कर रही है ट्राइका के लास्ट प्रपोजल को और वो ऑस्टेरिटी, वो रिफॉर्म्स पे ज्यादा पुश या मूव करना नहीं चाहते हैं। उसके बावजूद FM साहब का इस्तीफा आता हुआ, तो एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है।
पीएम और नए एफएम का समर्थन दूंगा, इस तरह के स्टेटमेंट्स आते हुए। खैर, तो वहां पे वित्त मंत्री साहब ने रिजाइन कर दिया है। आज गवर्निंग काउंसिल की बैठक होने वाली है यूरोपियन यूनियन की, वो इंपॉर्टेंट होगी मेरे ख्याल से। वो आज शाम को उसको लेकर अपडेट्स आएंगे। इमरजेंसी बैठक बुलाई गई है। कल ईसीबी की ऑल इंपॉर्टेंट बैठक है और वो बैठक बहुत इंपॉर्टेंट होगी ग्रीस के केस में, क्योंकि इमरजेंसी लिक्विडिटी असिस्टेंस यानी कि जो ईएलए था, जो लिक्विडिटी ईसीबी इंजेक्ट कर रहा था ग्रीस के सेंट्रल बैंक, ग्रीस के तमाम बैंक्स में, उस पर रोक लगा दी गई थी जब वो आईएमएफ का डिफॉल्ट हुआ था। जब रेफरेंडम की खबर उसी दिन ट्यूसडे को आई थी, आपको याद होगा कि संडे को कह दिया था ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब ने कि अगले संडे को रेफरेंडम होगा, तब से वो लिक्विडिटी बंद कर दी गई थी। इसीलिए फिर ग्रीस में कैपिटल कंट्रोल्स लगे थे, 60 यूरो से ज्यादा का आप पर दिन निकाल नहीं सकते थे रकम। अब वो कल जब ईसीबी की बैठक हुई तो बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्या वो लिक्विडिटी इंजेक्ट करना चाहेंगे नहीं चाहेंगे। ग्रीस के प्राइम मिनिस्टर साहब का जब रेफरेंडम जीत लिया है, क्योंकि वो नो के लिए कैंपेन कर रहे थे और नो कैंपेन जीत गया है, तो किस तरह का स्टांस लेके बैठते हैं, किस तरह का एटीट्यूड लेके बैठते हैं नेगोशिएटिंग टेबल पे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स होंगे। लेकिन चलिए, ये न्यूज फ्लोस अब तो आपको ग्रीस से लगातार दिन के दौरान ट्रिकल इन होते हुए नजर आएंगे, तरह तरह की खबरें मिलेंगी, इसके लिए आपको ब्रेसअप करना है। लेकिन चलिए, सवाल आया था मेरे ख्याल से राकेश आपसे लेना चाहूंगा। मैक्लियॉयड रसल लेना चाहते हैं 1000 शेयर, अगर मेरे को सही याद है क्योंकि मैं फ्लैशेस पे ध्यान दे रहा था, 1 महीने का टाइम होराइजन के साथ उन्होंने कहा था। क्या लग रहा है चार्ट्स पे सर? देखिए आशीष जी, चार्ट स्ट्रक्चर तो बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं है और चार्ट देखिए बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि 1 महीने का अगर नजरिया बनाते हैं तो अच्छा मुनाफा होगा। मेरा ऐसा मानना है स्टॉक से दूर रहना चाहिए। और आशीष जी, अगर शॉर्ट टर्म नजरिया भी है तो मेरा ऐसा मानना है 3-4 महीने का नजरिया बना के पोजीशन को लेना चाहिए। और अगर 3-4 महीने का नजरिया है और ट्रेडिंग के लिहाज से पोजीशन लेनी है तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर काफी स्टॉक्स हैं, कैपिटल गुड्स के अंदर जो अच्छे लग रहे हैं, एल&टी, BHEL, क्यूमिंस इंडिया, एल्स्ट्रॉम इंडिया, इधर अगर पोजीशन लेते हैं तो अच्छा इजाफा हो सकता है। बैंकिंग के अंदर एक्सिस बैंक, ICICI बैंक, दोनों का स्ट्रक्चर अच्छा है, दोनों क्लियरली बाय ऑन डिक्लाइन वाले स्टॉक्स हैं, बट नजरिया काफी छोटा है इनका, 1 महीने का नजरिया। 3 से 4 महीने का नजरिया बना के जो स्टॉक्स मैंने बताए हैं उनके अंदर पोजीशन ले सकते हैं। ओके, तो अशोक जी, अगर आप अभी भी फोन लाइन पे और सुन रहे हैं तो 3 से 4 महीने का टाइम होराइजन रखें। 1 महीने का नजरिया बहुत छोटा है, मार्केट बहुत ज्यादा वोलेटाइल है, बड़ी फ्लूइड सिचुएशंस है, तो इवॉल्व होती रहेंगी, वो जैसे जैसे खबरें आती रहेंगी बाजार पे उस तरह से रिएक्शन देखने को मिलेंगे। 3 से 4 महीने का टाइम होराइजन रखें और बैंक्स में, इंफ्रा में जो राकेश शेयर्स बता रहे हैं स्पेसिफिकली, उनमें चाहे तो आप दाव लगा सकते हैं। नासिक से हमारे साथ स्वप्निल जुड़े हैं। स्वप्निल जी, हाय, गुड मॉर्निंग सर, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, वेरी गुड मॉर्निंग सर। मेरा एक सवाल है, एलआईसी हाउसिंग मैंने बाय किया था 478 के भाव पे, 50 शेयर बाय किए, तो अभी क्या करना चाहिए, बने रहना चाहिए या फिर निकलना चाहिए? गौरांग, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस दाव लगाया था, 30-40 रुपए इनकी बाइंग से नीचे आ गया तो थोड़े से कंसर्न है, क्या करना चाहिए? एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस कैसा लग रहा है इन लेवल्स पे सर आपको, इनके लिए क्या रणनीति हो? निश्चिंत रहे। पहले तो एज अ डिस्क्लोजर हमारी कवरेज है, हाल ही में हमने हमारे लक्ष्य 520-530 तक के बढ़ाए, लेकिन अगर ये एवरेज करना चाहते हैं तो करीबन 420 के आसपास या 400 के करीब पूरे दिन पर आता है, क्योंकि माहौल ऐसा बन रहा है। अभी आप जिक्र कर रहे थे कि ग्रीस के वित्त मंत्री ने इस्तीफा दिया है, मेरे ख्याल से खबरों को लेकर के काफी कुछ असमंजस स्थिति विश्व भर के बाजार में बन सकती है, हमारे बाजार में भी शायद थोड़ी उठापटक हो सकती है। उसका फायदा उठा करके निचले तरफ 420-400 के आसपास एवरेज करें। ब्याज दरें नीचे आने का मामला, अफोर्डेबल हाउसिंग, स्मार्ट सिटीज, हाउसिंग फॉर ऑल, जो योजनाएं वगैरह सरकार ने जो बनाए हैं उसका फायदा बिल्कुल मिल सकता है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को। और हमारी टॉप पिक्स हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में HDFC है और LIC हाउसिंग है। ओके, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज का आउटलुक स्ट्रांग है और उसमें भी टॉप पिक तो उनमें से एक LIC हाउसिंग फाइनेंस ही है, तो बिल्कुल निश्चिंत रहे, अच्छा मूव शायद काउंटर आगे चलते हुए दे सकता है, पोर्टफोलियो में रख लेना एक काउंटर, एटलीस्ट ये सुन के लग रहा है गौरांग को। अब हमारे साथ अगला एक SMS आया है और ये SMS आया है देहरादून से अमरीश जी का। ये जानना चाहते हैं हेक्सावेयर, इस काउंटर में क्या निवेश करना चाहिए या नहीं। मैं एक्ज्यूम कर रहा हूं लंबी अवधि के लिहाज से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। गौरांग, पहले तो हेक्सावेयर के आपके रडार पे है और इन लेवल्स पे इसमें क्या निवेश करना चाहिए किसी को लंबी अवधि के लिहाज से? देखिए, ये समय थोड़ा असमंजस है, क्योंकि नतीजे जैसे हम अभी जिक्र कर रहे थे TCS के 9 तारीख को आना शुरू हो जाएंगे और ज्यादातर उम्मीद है कि थोड़े नकारात्मक रह सकते हैं, दबाव इतना नहीं आएगा क्योंकि ऑलरेडी करेक्ट हो चुका है पूरा IT सेक्टर। हमारी पसंदगी अगर ये कुछ चुनना चाहते हैं मझौले IT सेक्टर में,
तो टेक महिंद्रा या फिर माइंट्री, ये दोनों में से एक शेयर सुन सकते हैं। और अगर आप मुझे पूछे तो मेरे ख्याल से जिस प्रकार से करेक्शन हमने टेक महिंद्रा में देखा है और जिस प्रकार से मैनेजमेंट ने प्रॉफिट वार्निंग के बाद कुछ क्लैरिफिकेशन दिया है, एक अच्छा मौका है, क्योंकि आपका रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल बन जाता है और यहां से नीचे की तरफ के दायरे काफी सीमित लग रहे हैं टेक महिंद्रा में। ओके, तो हेक्सेवर की जगह टेक महिंद्रा, माइंट्री जैसी कंपनी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही है। और टेक महिंद्रा के मैनेजमेंट ने तो वैसे प्रॉफिट वार्निंग दी थी, तो उनका कहना था स्पेसिफिकली कि इस साल के दूसरी छमाही में यानी कि सितंबर ऑनवर्ड्स मार्जिन में एक रिकवरी देखने को मिलेगी, हालात इंप्रूव होते हुए नजर आएंगे। वही गौरांग भी उस बात को हाईलाइट करते हुए। गौरांग, लेकिन आपसे कई सारे स्टॉक्स पे बातचीत थी, कोई डिस्क्लोजर्स सर? बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका। जिन स्टॉक्स और सेक्टर्स के बारे में हमने आज बातचीत की है और हमने हमारी राय आपके सामने रखी है, वहां पर मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन हाँ, इसी तरह हम हमारे क्लाइंट्स को भी राय देते हैं। हमेशा की तरह सर, वक्त निकालने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुबह और आज फिर से दोपहर में बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं। ब्रेक के बाद क्योंकि आपकी कई सारी क्वेरीज आई, कई सारी क्वेरीज को हम एड्रेस नहीं कर पाए, तो कोशिश करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवालों को अगले 5-6 मिनट में एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, जब हम राकेश के साथ लेकर आएंगे आपके लिए स्टॉक्स फटाफट। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और राकेश बंसल हमारे साथ बने हुए हैं। शुरुआत करते हैं स्टॉक्स फटाफट की और सबसे पहले रेवाड़ी से राकेश सिंगल जी का सवाल आता हुआ। केन इंडिया पर है ये 3000 शेयर, 219 की खरीद है राकेश। आशीष जी, काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, बट किसी भी पुल बैक रैली में स्टॉक 205, 210 तक जाने का पोटेंशियल रखता है। मेरा ऐसा मानना है रैली को यूज करना चाहिए इस स्टॉक से निकलने के लिए। हिसार से किशन मित्तल जी का सवाल, पार्शनाथ 2000 शेयर, 33 की बाइंग। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, इन स्तरों पर या किसी भी उछाल पे निकलने की राय रहेगी। 17 से सुनील महादिक, डाबर 1800 शेयर, 266 की बाइंग। काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, इनफैक्ट इन स्तरों पर या हल्की सी करेक्शन पर स्टॉक बाय है। क्लियरली लंबी अवधि का नजरिया बना के पोजीशन को होल्ड करना चाहिए। नासिक से दिलीप कटकारी जी का सवाल, वालचंद नगर इंडस्ट्रीज 125 शेयर, 250 की खरीद। काफी ऊपर की खरीद है, बट नीचे में एक अच्छा बेस बन रहा है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए और एक लंबी अवधि का नजरिया बनाना चाहिए, एटलीस्ट 1 से 1.5 साल का। नागपुर से योगेश जैन, एसीसी 280 शेयर, 1403 की खरीद। क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, थोड़ा सा लंबी अवधि का नजरिया बनाना चाहिए। नागपुर से प्रवीण, डीएलएफ का सवाल, 100 शेयर, 352 की बाइंग। आशीष जी, नीचे में ऐसा लग रहा है कि रियल एस्टेट स्पेस एक बेस बना रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि थोड़ा सा रिस्क टेकिंग अगर है तो यहाँ पर एवरेजिंग करें, बट जो नई पोजीशन ऐड करें उसमें 100 रुपीज से नीचे का एक स्टॉप लॉस लगाएं और एक बार चांस लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लगता है कि यहाँ से एक अच्छी पुल बैक रैली ट्रिगर हो सकती है डीएलएफ के अंदर। दिल्ली से महेश, एल्डर फार्मा 100 शेयर, 146 की खरीद। काफी खराब टेक्निकल स्ट्रक्चर है, किसी भी रैली पर स्टॉक से निकलने की राय रहेगी। दिल्ली से विपिन डोगरा, डेल्टा कॉप 200 शेयर, 101 की बाइंग। काफी ऊपर की खरीद है, बट निचले स्तरों पर एक अच्छा सपोर्ट है। पोजीशन को होल्ड करें, अगर पॉकेट अलाउ करती है तो निचले स्तरों पर 60-65 के अराउंड एवरेजिंग करें। जालना से सुशील कुमार, एक्सिस बैंक 180 शेयर, 567 की खरीद। आशीष जी, क्लियरली पोजीशन को होल्ड करना चाहिए इन स्तरों पर। मेरे को लगता है आने वाले समय में स्टॉक में री रेटिंग देखने को मिल सकती है। दिल्ली से उमेश मेहता, जस्ट डायल 300 शेयर, 1360 की खरीद। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, बट ऊपर में टारगेट तय करने चाहिए, ज्यादा लंबे टारगेट नहीं रखने चाहिए। 1380 के लक्ष्य रखने चाहिए, अगर ये स्तर मिलते हैं तो मुनाफा वसूली करनी चाहिए। दिल्ली से प्रदीप चौहान, सिप्ला 50 शेयर, 600 की खरीद। पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, नीचे में 600 रुपए के अराउंड ही स्टॉक में एक अच्छा बेस बन रहा है। थोड़ा समय देना पड़ेगा, एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। रामगढ़ से विजय गुप्ता, फ्यूचर कंज्यूमर 70,000 शेयर, 12 रुपए की खरीद। आशीष जी, खरीद थोड़ी महंगी जरूर है, बट स्टॉक में निचले स्तरों पर एक अच्छा बेस बना है। मेरा ऐसा मानना है पोजीशन को होल्ड करना चाहिए, एक अच्छा इजाफा मौजूदा स्तरों से देखने को मिल सकता है। गुड़गांव से सुरेंद्र कुमार, जेके टायर 800 शेयर, 121 की बाइंग। आशीष जी, मेरा ऐसा मानना है कि जेके टायर से स्विच करना चाहिए। इस पैसे को यहां से निकाल के अगर एमआरएफ में डालते हैं तो एक अच्छा इजाफा देखने को मिल सकता है। विजाग से नीरज, जेपी इंफ्रा 1000 शेयर, 25 की बाइंग। आशीष जी, बेचने की राय रहेगी रैली पर, बट मेरा ऐसा मानना है कि अच्छी पुलबैक रैली ट्रिगर हो सकती है। 22 से 24 रुपए के भाव पुलबैक रैली में देखने को मिल सकते हैं। 22 से 24 के बीच किसी भी रैली पे निकलने की कोशिश करें। ओके, अगला सवाल है धूलिया से राजेंद्र पाटीदार जी का। इंडिया ग्लाइकोल है इनके पास, 2000 शेयर, 148 की बाइंग है, तो ऑलमोस्ट 60 रुपए पर शेयर का लॉस हो रहा है राकेश। आशीष जी, टेक्निकल स्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, किसी भी पुलबैक रैली पर निकलने की राय रहेगी।
गांधीनगर से अर्पित जोशी, इनका पास है JSW होल्डिंग 100 शेयर, 880 की खरीद थी, तो 200 रुपए पर शेयर के आसपास के गेन्स हो रहे हैं। राकेश, क्या करें? आशीष जी, होल्ड करना चाहिए। अगर हम देखें तो एंटायर जिंदल ग्रुप में जितने भी शेयर जिंदल के नाम से शुरू होते हैं, सबसे बेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर इसका है। मेरे को लगता है यहां से भी एक अच्छा इजाफा देखने को मिलेगा। पोजीशन को होल्ड करें। चलिए, निकल समय ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है। राकेश, कई सारे स्टॉक्स मार्केट पे आपसे चेक लिया, सर कोई डिस्क्लोजर्स? आशीष जी, थैंक यू। जिन भी स्टॉक्स में बात करिए, जिनको रिकमेंड करा है, किसी में मेरा कोई निजी निवेश नहीं है, बट सेम स्टॉक्स हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे लिए आज वक्त निकालने के लिए। और सौदा आपका मैं आज के लिए इतना ही, लेकिन ब्रेक के बाद ध्यान रखें हम लेकर आएंगे कमोडिटी राउंड अप। जिस तरह से ग्रीस का संकट है, किस तरह का इंपैक्ट कमोडिटी मार्केट्स में देखने को मिल रहा है और किस तरह से आप रणनीति बनाएं, खासतौर पर सोने और खासतौर पर कच्चे तेल में, बताएंगे आपको इस छोटे से ब्रेक के बाद। नमस्कार।